नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 11वीं सीरीज लेके। ठीक है, इससे पहले की जो भी क्लास है आप लोग चले जाइए ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बन गई है। प्लेलिस्ट पे क्लासेस एकदम सीरियल वाइज हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो भाई पीडीएफ के लिए आपने देखा है पहली क्लास, आप लोग जाके देख लीजिए, उसमें सर ने बताया है कि कैसे आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करना है। ये सारी चीज आपको बता दिया गया है पहले ही क्लास में। विवेक सर ने ही बताया था अच्छे से आपको, फिर भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। उसके लिए आपको ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करना है www.globaliti.org। ग्लोबल आईटीआई globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखेगा इस साइड में कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, एक आपको जैसे इधर तीन डॉट दिखेगा, उस तीन डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे आप जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, उतने क्वेश्चन का पीडीएफ भी उतने उतने क्वेश्चन का क्लास वाइज पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि while applying Fleming right hand rule to find the direction of induced EMF the thumb points towards। जैसे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें लगाना है, तो इसमें जो अंगूठा है, अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स। थंब पॉइंट मतलब थंब जो है वो किसकी ओर इशारा करता है, ये आपसे बोला है। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा की दिशा इंगित करती है। अंगूठा की दिशा क्या इंगित करती है, तो हमने आपको क्या बताया था जब मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था डीसी के केस में। ठीक है, जब मैं डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं आपको बताया भी था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के तीन उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा भाई, जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा चालक की गति की दिशा, ठीक है, जो हमारी तर्जनी अंगुली है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और जो हमारी मध्यमा अंगुली है ये करंट की दिशा को प्रदर्शित करती है। एफ वी आई हमने आपको ऐसे याद कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन मैच कराइए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन प्रदर्शित करता है भाई, वो प्रदर्शित करता है हमारी मध्यमा उंगली। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कौन प्रदर्शित करता है भाई, ये तर्जनी अंगुली, ये वाली उंगली डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को दर्शाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। ये हो तो सकता था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये बात तो सही थी, लेकिन इसने क्या बोल दिया है, अगला चीज बोल दिया है कि यदि हमारी तर्जनी अंगुली किसको प्रदर्शित कर रही है, तर्जनी अंगुली ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, है ना, ये बात भी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो तर्जनी अंगुली है वो किसको प्रदर्शित कर रही है भाई, ये वाली अंगुली किसको प्रदर्शित कर रही है, तर्जनी अंगुली मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इफ फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्लक्स। जी हाँ, अलोंग द लाइन ऑफ फ्लक्स, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। बात समझ में आ गई ना। इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक ये है, एफ बी आई ऐसे याद रखिए, एफ बी आई, एफ का मतलब फोर्स, फोर्स से आप कहिए या फिर आप कह सकते हैं चालक की गति। ठीक है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, और आई का मतलब क्या है, करंट, करंट कहिए या फिर ईएमएफ कहिए, ये हमारी जो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली बीच वाली अंगुली वो प्रदर्शित करती है या तो करंट को या फिर ईएमएफ को। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अट्रैक्टिव पावर ऑफ एन आयरन कोर सोलेनाइड इज। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है, लोहे की जो क्रोड है उसमें कितना अट्रैक्टिव पावर होता है ये आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लेस देन दैट ऑफ एयर कोर सोलेनाइड, वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से कम, मोर देन दैट ऑफ एयर कोर सोलेनाइड, ठीक, सेम देन दैट ऑफ एयर कोर सोलेनाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं।
जो हमारी एयर सोलेनाइड होती है, एयर सोलेनाइड से कम होगा, एयर सोलेनाइड से अधिक होगा, या एयर सोलेनाइड के बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है कि आयरन कोर सोलेनाइड, आयरन कोर सोलेनाइड की इसमें बात किया है इसने। किसकी बात किया भाई? आयरन कोर सोलेनाइड की बात किया है। तो हम लोग सोलेनाइड बनाते कैसे हैं? कुछ इसी तरीके का तो बनता है ना भाई, कुछ इस तरीके का बनता है। और एक हम लोग बनाते हैं सोलेनाइड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ऐसे ना करो, इसको इसमें आप एक पतला सा वो बना दो, है ना? क्या बना दे भाई? पतला सा ऐसे कोर बना दीजिए ऐसे। हाँ, एक पतला सा कोर ऐसे बना दीजिए। इस कोर पे हमने एक कॉइल को लपेटा है। तो ये हो गई कौन सी? आयरन कोर कॉइल। और ये कौन सी कॉइल है भाई? ये एयर कोर है। ये है एयर कोर, एयर कोर सोलेनाइड। और ये है आपकी आयरन कोर सोलेनाइड। ठीक है, आयरन कोर सोलेनाइड। तो अब मुझे इतना बता दीजिए कि इसमें रिलक्टेंस किसका कम है, किसका अधिक है? जिसका रिलक्टेंस कम होगा, जिसका रिलक्टेंस कम होगा, तो आप लोग क्या जानते हैं यार? आप लोग जानते हैं ना कि F इक्वल टू सॉरी S इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन फाइव, F अपॉन फाइव। तो जिसका यहाँ पे फाइव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से फाइव इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन S। तो जिसका रिलक्टेंस कम होगा, जिसका रिलक्टेंस कम होगा उसमें फ्लक्स अधिक होगा, और जिसका रिलक्टेंस अधिक होगा उसमें फ्लक्स कम होगा, है ना? तो अब यहाँ पे देखिए कि आयरन का रिलक्टेंस कम है, आयरन का रिलक्टेंस कम है, या फिर एयर कोर का रिलक्टेंस कम है? इसका रिलक्टेंस कम है। रिलक्टेंस केवल आपको पता है तो आप आसानी से इसमें बता देंगे कि लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा, लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा। आयरन में हमेशा क्या होता है? हमेशा मोर देन रहता है एयर कोर। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, आयरन का रिलक्टेंस एयर से कम होता है, आयरन का रिलक्टेंस एयर से कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयरन का रिडक्टेंस एयर से कम होता है, इस वजह से वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक होगा तो यहाँ पे जो आयरन कोर वाले हमारी सोलेनाइड होगी उसमें थोड़ी सी फ्लक्स की वैल्यू अधिक हो जाएगी, या फिर अट्रैक्टिव पावर की वैल्यू अधिक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की यूनिट बताना है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की यूनिट बताना है। तो फाई का यूनिट क्या हो जाता है यार? देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, या फाई इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए। जहां पे फाई क्या है? फाई है आपका फ्लक्स, ए क्या है भाई? ए है आपका एरिया, और बी क्या है? ये फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी है। अब यहां से मैं फाई का यदि निकालू, फाई का क्या यूनिट, तो फाई का यूनिट देख लीजिए। इसका क्या होता है यूनिट? इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा? इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा वेबर, इसका यूनिट हो जाएगा वेबर। अच्छा, वेबर देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस सर, ऑप्शन में दिख रहा है वेबर, वेबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कूलाम किसका है? कूलाम किसका यूनिट है भाई? ये तो आवेश का है, चार्ज का यूनिट है ना। ये किसका है? ये चार्ज का यूनिट है। एम्पियर टर्न किसका यूनिट है भाई? ये आपका एमएमएफ का है। एमएमएफ, एमएमएफ का मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है आपका एम्पियर टर्न। मैक्सवेल किसका यूनिट है? ये आपको बताना है। मैक्सवेल किसका यूनिट है? ये आपको बताना है। ये आप बताइए एक बार कि मैक्सवेल किसका यूनिट है? तो मैक्सवेल भी किसका यूनिट है भाई? मैक्सवेल भी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ही, मैक्सवेल भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है। लेकिन अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला हो गया है। इसने कहीं पे भी इधर एसआई की बात नहीं किया है ना। देखिए, ये जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल भी मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है, लेकिन ये सीजीएस, सीजीएस सिस्टम का ये मात्रक है। ठीक है ना, मात्रक सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। और किसका है? ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स का ही मात्रक है, मैग्नेटिक
फ्लक्स का ही सीजीएस मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे यदि कहीं पे एसआई लिखा होता या एमकेएस पद्धति लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन फिर भी वेबर दिया है तो वेबर को ही हम लोग मारेंगे, मैक्सवेल को बाद में मारेंगे, क्योंकि सीजीएस की तो कहीं पर बात नहीं किया है ना। यदि सीजीएस की बात कहीं पे भी नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो हमारा एसआई प्रणाली होता है या एसआई सिस्टम ही होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे वेबर का ऑप्शन ही टिक करेंगे या वेबर आंसर ही सही मानेंगे, सीजीएस की बात नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होगा, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो देखिए जो मशीन अब यहाँ पे पड़ा होगा, मशीन हमने जब आपको बताया था तो वहां पे तो मशीन का पहला ही लेक्चर में आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है ना। किस किस चीज की, एक हमें कंडक्टर की जरूरत पड़ती है चालक की, दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, तीसरा इन दोनों में सापेक्ष गति की जरूरत पड़ती है। इन्हीं तीन चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि भाई इन दोनों में से किसी एक को घुमाना रहता है मैकेनिकल एनर्जी देके, या तो हम कंडक्टर को घुमाएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएंगे, दोनों में से किसी एक को घुमाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसी कंडक्टर के क्रॉस घुमा रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कंडक्टर को घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, हीट इज क्रिएटेड, हीट क्रिएट होगी क्या, नहीं। वोल्टेज इज क्रिएटेड, यस ये तो हो सकता है, वोल्टेज क्रिएट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज इज क्रिएटेड, वोल्टेज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड को जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस घुमाया जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये कहिए कि ईएमएफ जनरेट होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, इसमें से चुंबक का गुण कौन सा है, अब ये आपको बताना है। अब देखिए आपके सामने मोटे मोटे चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, काफी बड़े बड़े तगड़े तगड़े। अब देख लीजिए थोड़ा सा एक बार और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सब क्लियरली दिख रहा है ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन जब भी स्लाइड ला रहा हूँ नए स्लाइड तो मैं पूरा साइड में हट जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप क्वेश्चन के बीच में खड़े हो जाते हो तो पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है इट अट्रैक्ट आयरन एंड इट्स एलॉय, यह लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। ये तो चुंबक का गुण है कि यह लोहे को तो आकर्षित करता है, मिश्र धातुओं को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मिश्र धातुओं को भी, हर एक मिश्र धातुओं को थोड़ी नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक पोल्स रिपेल एंड ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब यहाँ पे आकर्षित है ना, यहाँ पे आकर्षित है भाई, ये हिंदी लिख लीजिए यहाँ पे, आकर्षित 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 करते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीस, कौन सा नहीं है, पहले तो ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़िए। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ दिया है कि चुंबक का कौन सा गुण है, हमने ये पढ़ दिया है। ठीक है, इसलिए गलती हो रहा है। क्वेश्चन बोला है कि कौन सा चुंबक का गुण नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको कि इट अट्रैक्ट आयरन एंड इट्स एलॉय, आयरन को ये अट्रैक्ट करता है और आयरन के एलॉय को भी अट्रैक्ट करता है। आयरन के एलॉय को तो ये अट्रैक्ट ही करता है, मिश्र धातु नहीं। एलॉय, इट्स एलॉय मतलब कि आयरन के ही एलॉय को ये अट्रैक्ट करता है। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लाइक पोल्स आर रिपेल मतलब एन पोल रिपेल करता है, और एन पोल और एस पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यदि रहेगा एक पास में या प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर देगा और प्लस प्लस को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोला है कि व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीस, each piece will not behave like an independent magnet, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि यदि एक मैग्नेट आपके पास है, एक मैग्नेट मान लीजिए कि एक ऐसे गोल वाला मैग्नेट ही मैं ले रहा हूं, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किल वाला मैग्नेट है, ये मैग्नेट यदि दो पार्ट में टूट जा रहा है, ये मैग्नेट यदि दो पार्ट में टूट जा रहा है तो क्या होता है, अब आप लोग इस मैग्नेट को यदि चाहें
कि हम इसे फिर से जोड़ दें तो ये जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट जो टूटेगा ये अलग एक मैग्नेट बन जाएगा, इसमें अलग एक एन पोल और एस पोल बन जाते हैं, और फिर इसमें भी एक अलग एन पोल और एस पोल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब दोनों को जैसे ये टूट, जहां से ये टूटा है फिर वहीं पे यदि आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो फिर ये नहीं जोड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव इसके पोल्स मिल जा रहे हैं, या फिर सेम पोल एक पास मिल रहे हैं। तो सेम पोल पे आप जानते हैं कि सेम पोल पे ये रिपेल करता है, और यदि पोल सेम नहीं है, अनलाइक है, तो उस समय ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ए मैग्नेट लूज प्रॉपर्टी व्हेन इट इज हैमर्ड, हिटेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई हाइट, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक क्वालिटी खत्म हो जाता है जब मैग्नेट को पूरी अच्छे तरीके से तोड़ दिया जाए, या फिर उसे बहुत ज्यादा हीट कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है तो भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, या उसको तोड़ दिया जाए तो भी खत्म हो जाता है, या बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरा दिया जाता है तो भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये बात भी सही है, मतलब कि ये तीनों, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, सी नहीं, डी सॉरी, डी ऑप्शन, ये तीनों जो ऑप्शन है ये चुंबकत्व के गुण है या चुंबक के गुण है, लेकिन ये जो है ये चुंबक का गुण नहीं है। हाँ, यहीं पे यदि ये रहता कि यह बिहेव करता है स्वतंत्र मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, केवल यहाँ पे नॉट नहीं लिखा रहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है ना, फिर चारों ऑप्शन इसके सही होते। यहाँ पे केवल नॉट लिख दिया तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए यही आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेराइट इज एसोसिएट विथ, मतलब फेराइट किससे संबंध रखता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इसका परमेबिलिटी कितना होता है, हमने परमेबिलिटी आपको बताया था ना भाई, इसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, मोस्ट ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब एक से बहुत ज्यादा होती है, एक से लगभग 1000 तक होती है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इसको कहीं कहीं पे ये तो दिया रहता है एक से अधिक, या फिर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ये भी दिया रहता है ऑप्शन में, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 ये भी दिया रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय, इसका परमेबिलिटी कितना होता है मेरे भाई, इसका परमेबिलिटी होता है लेस देन 1, लेस देन 1। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि फेराइट्स किससे संबंध रखेगा, वो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल से फेराइट संबंध रखता है। ठीक है, फेरी चुंबकीय सामग्री, फेरी चुंबकीय सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह चुंबकीय, पराचुंबकीय और अनुचुंबकीय, ये किसी भी जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ की 3 कैटेगरी होती है, लौह चुंबकीय, पराचुंबकीय और अनुचुंबकीय। ठीक है, लौह चुंबकीय के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है आपका फेराइट, और फेराइट किससे संबंध रखता है, वो फेरी चुंबकीय सामग्री से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो चुंबकीय पदार्थ है हमारा, चुंबकीय पदार्थ इन तीनों कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो इन तीनों का हमने परमेबिलिटी भी अलग अलग लिख दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका परमेबिलिटी से भी बन जाता है, जो हमने आपको तीनों यहाँ पे नोट करा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब, क्या बोला है इसने कि when the current through the coil of an electromagnet reverse then, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा यदि किसी कुंडली में या किसी कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा को रिवर्स कर दे रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, विद्युतीय क्षेत्र प्रसारित होगा, या विद्युतीय क्षेत्र की दिशा अपरिवर्तित रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र ढह जाएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन याद करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई, कौन सा नियम लगाते हैं, यहाँ पे कुंडली बना लीजिए, ये एक आपकी कुंडली हो गई। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, करंट आई इसमें जा रही है,
इसमें करंट आई इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, वो मैक्सवेल के कार्क-स्क्रू नियम से हम लोग निकालते हैं। तो मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम क्या बोलता है, या फिर पेंच का नियम उसी को कहते हैं ना, कि यदि धारा इस तरह से बढ़ रही तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और धारा यदि इस तरफ से बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो देखिए जब मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रही, तो इसमें देखिए इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का आप नियम इसमें लगाइए, अंगूठे का नियम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंट इधर की तरफ जा रही है, तो जो हमारी धारा है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि अब इस करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया हमने, करंट की डायरेक्शन को ही यदि चेंज कर दिया तो ये करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई, इधर की तरफ हो गई। तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, पहले तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड था, लेकिन अब इनवर्ड हो गया। इनवर्ड हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन विद्युत क्षेत्र प्रसारित होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है और मैग्नेट के बाहर कैसी होती है, ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक छड़ है, ये आपका एक छड़ वाला चुंबक है, ये है आपका N और ये है आपका S, ये है आपका N और ये है आपका S। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये कैसा होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा N से S की तरफ होती है, N से S की तरफ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट या फिर मैग्नेट से बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, N टू S पोल। और मैग्नेट के अंदर कैसी होती है भाई, मैग्नेट के अंदर होती है S टू N। इस बात को आप यहां पे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैग्नेट के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा एन पोल से एस पोल की तरफ होती है, एन पोल से एस पोल की तरफ होती है। ठीक है, और मैग्नेट के बाहर तो हो गया, मैग्नेट के अंदर कैसा होता है भाई, मैग्नेट के अंदर एस से एन पोल की तरफ, एस पोल से एन पोल की तरफ चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है, चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। इतनी बात क्लियर है क्या, बात समझ गए। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी एक और होती है, इस पे यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही यहाँ पे अच्छे से कर देता हूँ, है ना, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ या चुंबकीय रेखाओं के गुण, चुंबकीय रेखाओं के गुण। ठीक है, एक छोटा सा लाइन, एक क्या कहते हैं यार, हेडलाइन कहते हैं ना, हाँ हेडलाइन बना लीजिए और लिखिए इसमें कि ये रेखाएं एक लूप बनाती हैं, एक लूप बनाती हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हैं भाई, और लिख लीजिए कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कट
नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं या परिच्छेदित नहीं करती है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं करती है। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, और लिख लीजिए कि एन पोल पे मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बहुत अधिक होती है और एन पोल से थोड़ा सा यदि दूर हटते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि पोल्स पर इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, पोल्स से दूर हटने पर इनकी संख्या कम हो जाती है, इनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, ये भी मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइन की ही प्रॉपर्टी है ये भी, कि मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है एस टू एन पोल और मैग्नेट के बाहर एन से एस पोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा भाई, एस से एन, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और यहीं पे यदि आउटसाइड द मैग्नेट लिखा होता तो आप एन पोल टू एस पोल कर देते, है ना भाई। बात समझ में आ गई ना, आपको क्लियरली समझ में आ तो रहा होगा ना भाई। देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग भी सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग की संख्या कम होती जा रही है, तो भाई सेशन को थोड़ा शेयर करते जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार थोड़ा वीडियो अपना ये शेयर करके देखिए कि भाई उनको कैसा लग रहा है वीडियो ये। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या करता है भाई, वो क्या बताता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा बताता है, या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेट इन द कंडक्टर ये बताता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताता है यार लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल तो हम लोग किसमें लगाते हैं, सबसे पहली बात कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किसमें होता है, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर में, ये बात सबसे पहले हमें बताइए। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डीसी मोटर में अप्लाई होता है। कहाँ पे अप्लाई होता है, डीसी मोटर में अप्लाई होता है। ठीक है, जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल किसको डिनोट कर रहा था भाई, राइट हैंड रूल में हमने देखा था एफ बी आई हमने राइट हैंड रूल में देखा था। यहां पे इसने बात किया किसके, लेफ्ट हैंड रूल की बात किया है ना, किसकी बात किया भाई, लेफ्ट हैंड रूल की बात किया है। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा भी हम लोग क्या ज्ञात करते हैं भाई, जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को ज्ञात करते हैं। किसको भाई, किसको ज्ञात करते हैं, जनरेटिव जो हमारी डीसी मोटर है, डीसी मोटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं डीसी मोटर में, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पता चल जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन मैच करा लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए। ये भी तो होता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल आंसर है द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर। ठीक है, चालक में ईएमएफ जनरेट करने की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। बाकी जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल भी यही बताएगा, इसके जो अंगूठा होगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, जो फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर बताएगी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर होगी, मिडिल फिंगर किसके बारे में बताएगी भाई, जनरेटेड ईएमएफ के बारे में। तो ये तीनों तो होगा, लेकिन वैसा आपको तीनों ऑप्शन सही होगा नहीं, और चौथा ऑप्शन में आपको ऐसा दिया नहीं है कि इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन
सही ऐसा दिया नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा सुटेबल आंसर आपका यही होगा, बी ऑप्शन। कि हम लोग जनरली ये कहते हैं कि ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल ज्ञात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हिस्टेरेसिस इज द फिनोमिना इज द मैग्नेटिक सर्किट बाय विच, अच्छा शैथिल्य चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है, अच्छा शैथिल्य आपसे बोला है क्वेश्चन में कि जो शैथिल्य है, जो हिस्टेरेसिस लूप बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसी परिघटना है या कैसी घटना है, या ये कब बनता है, शैथिल्य लूप किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में कब बनता है या क्यों बनाया जाता है, ये सारी बात हम लोग जानेंगे इसमें। आपके सामने पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, किस टर्म में हमको बात करना है, ठीक है। एच बी से पीछे रह जाता है, बी एच से पीछे रह जाता है और हमेशा समान रहता है, नियत विभव स्थापित करता है। देखिए जो हमारा शैथिल्य लूप है जो हमारा शैथिल्य लूप है, शैथिल्य लूप कुछ हम लोग इसी तरीके का तो बनाते हैं भाई, शैथिल्य लूप कुछ इसी तरीके का तो बनाते हैं ना, यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर ये कुछ इससे आता है और फिर ये ऐसे, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना, हाँ अब ठीक, सॉरी थोड़ा पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ बी, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका एच। अब देखिए ये इस तरीके का जो लूप बनता है, इसी लूप को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी लूप को हम लोग कहते हैं शैथिल्य लूप, है ना, शैथिल्य, इसी को तो शैथिल्य लूप कहते हैं। अच्छा अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया है, एच लैग्स बिहाइंड बी, एच बी से, एच जो है बी से लैग करता है, ठीक है, या बी लैग्स बिहाइंड बी। देखिए इसके लैंग्वेज को समझिए, कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा रुक जाइए भाई। देखिए होता क्या है कि कोई भी यदि एक मटेरियल है जिसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है या जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज करने के बाद जैसे मान लीजिए कोई एक लोहा है, ठीक है, उस लोहे को पूरे अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज कर दिया गया, या फिर ये कहिए कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरा अच्छे तरीके से डाला गया। अब उस लोहे को मैग्नेटिक फील्ड से हम हटा लिए, उस लोहे को मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिए, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप देखते हो कि जो आपका स्क्रू रहता है पेचकस, जिसको थोड़ा सा मैग्नेट पे ऐसे रगड़ देते हो तो वो छोटे छोटे स्क्रू को ऐसे उठा लेता है, छोटे छोटे जो आपके स्क्रू होते हैं उनको वो उठा लेता है या उसमें चिपक जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये शैथिल्य की वजह से हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। रेडिजुअल मैग्नेटिज्म उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कोई एक लोहा हमने लिया, उस लोहे को यदि मैग्नेटिक फील्ड में कुछ देर के लिए रख दिए और उस लोहे को मैग्नेटिक फील्ड से फिर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका पूरा मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है, उसका पूरा मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिक गुण रह जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण उसमें रह जाता है। जो मैग्नेटिक गुण कैसे पता चलता है, इस शैथिल्य लूप से ही पता चलता है, जो किससे पता चलता है, शैथिल्य लूप से ही पता चलता है। अब आपको दिख रहा है कि पहले तो ये मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, पहले ये मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन जब हमें डीमैग्नेटाइज करना है तो डीमैग्नेटाइज में अब ये जीरो नहीं हो रहा है, अब ये जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जा रहा है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा मैग्नेटिक फील्ड रह जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से थोड़ा सा ये ऊपर है, ओरिजिन से थोड़ा सा ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गया, शायद इस पे बी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है, देख लीजिएगा इसको, शायद ये बी होता है और ये एच होता है, जो भी है देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रह जा रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बी है वो एच से क्या हो गया भाई, वो एच से लैग कर गया, वो एच के पीछे रह गया। इसी वजह से जो हमारा सैथिल लूप है, ये सैथिल लूप किसी मैग्नेटिक किसी चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व का गुण रख देता है, ठीक है, या कुछ अवशिष्ट चुंबकन बचा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का यूनिट पूछा है। तो देखिए रिलक्टेंस एस इक्वल टू क्या होता है, इसे हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं, एस इक्वल टू होता है एफ अपॉन फाइव। तो एफ के एफ क्या है भाई, एफ को मैं एमएमएफ लिख दे रहा हूं, है ना, एमएमएफ अपॉन फाइव, एमएमएफ अपॉन फाइव मतलब कि एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर इसका यूनिट बन जाएगा, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल मींस, किसी मटेरियल की यदि परमेबिलिटी की बात किया, जैसे हमने अभी परमेबिलिटी आपको कुछ देर पहले बताया ना कि जो हमारे चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ को तीन तरह से बांटा गया है और उनका तीनों का परमेबिलिटी भी यहाँ पे मैंने बताया था कि किसका परमेबिलिटी कितना है। तो वही पूछा है कि वो परमेबिलिटी क्या बताता है, वो परमेबिलिटी क्या बताता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि परमेबिलिटी बताता क्या है, ठीक है। तो क्या पदार्थ की सामर्थ्य बताता है, नहीं सर पदार्थ की सामर्थ्य नहीं बताता है। क्या तो फिर क्या बताता है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता दिखाता है, जी हाँ यही दिखाता है सर कि ये कितना, कोई पदार्थ कितना चुंबकत्व मतलब कि उसमें कितना चुंबकत्व का गुण है, या वो कितना चुंबकित हो सकता है, किसी चुंबक के वजह से कितना चुंबकित हो सकता है, यही चीज दिखाता है हमारा परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व की इकाई मतलब कि क्या, किसकी इकाई पूछ दिया भाई, बी की इकाई पूछा है। बी को हम लोग बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फाई अपॉन ए। फाई का यूनिट आप सभी को पता है वेबर होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। देखिए कहीं पे इसमें है क्या, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। द लॉ डेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग देम इज ड्यू टू, ये कौन सा लॉ है भाई, हमने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में, एक आपको तीन चार नियम बताया था ना भाई एक ही जगह पे, शायद लास्ट क्वेश्चन था वो पिछले वीडियो का, उसी में हमने काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी कारण को कारण के वजह से, मतलब अपने कारण का ही वो विरोध करता है, जिससे वो पैदा होता है उसी का विरोध करता है, तो यही है हमारा लेंज लॉ, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे यही स्टेटमेंट बोला भी है, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन लॉ तो आपको पता है कि न्यूटन ने गति संबंधित तीन नियम दिए थे, ठीक है, तो वो न्यूटन लॉ हो जाएगा, ठीक है। कूलाम्ब, कूलाम्ब तो कुछ नहीं भाई, और यहाँ पे फैराडे, फैराडे साहब ने तो एक नियम दिया था, तो फैराडे साहब का नियम हमने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रोलाइट संबंधी नियम दिए थे फैराडे साहब ने। और फैराडे साहब का एक सॉरी चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत भी है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत भी है कि फैराडे साहब का, जिसपे हमारी सारी मशीनें काम करती है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ठीक है। और कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम ये फोर्स वाला नियम है, F इक्वल टू क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये है आपका कूलाम का नियम, है ना, ये है आपका कूलाम का नियम। फैराडे साहब का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ भी है, और विद्युत अपघटन संबंधी भी नियम है उनका, ठीक है ना। और दो स्टेटमेंट और है इनके फैराडे साहब का, वो भी हमने आपको बता दिया है। बाकी लेंज लॉ, न्यूटन लॉ एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन लॉ जो है F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण वाला जो नियम है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कौन सा लॉ है भाई, ये न्यूटन लॉ है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का इसमें से यूनिट कौन सा नहीं है, फ्लक्स का यूनिट कौन सा नहीं है। देखिए जो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमने लिखा था ना, वहां पे वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक था भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक था। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी लिखते हैं, टेस्ला,
वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। तो इसमें देखिए टेस्ला दिया हुआ है, तो यही इसका मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ला किसका मात्रक है भाई? टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है। और वेबर, केवल वेबर किसका मात्रक है? वेबर ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। एमकेएस पद्धति का मात्रक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि आप इसका मात्रक है भाई एसआई। एसआई मात्रक है फ्लक्स का। और ये कौन सा मात्रक है भाई? ये सीजीएस सीजीएस सिस्टम का मात्रक है फ्लक्स का, मैक्सवेल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंज लॉ इज अ कंसेक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लेंज लॉ किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये आपको बताना है। जो हमारा लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन पे कौन सा काम करता है? हमारा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किरचॉफ के नियम पे काम करता है। सॉरी, चार्ज के कंजर्वेशन लॉ पे काम करता है। इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, हिस्टैरिसीस लॉस इन ए मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, जो हमने सैथिली लूप बनाया था उस पे, उसके क्षेत्र पे डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्सल ऑफ फील्ड, यस, उसके फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी है फील्ड में, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है रिवर्सिबल की, उस पर भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यस, इन तीनों पे डिपेंड करता है। जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है या फिर सैथिली लूप जो है, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जो हमारा स्टील है, स्टील का सैथिली लूप बहुत पतला होता है और आयरन का सैथिली लूप बहुत मोटा होता है। ठीक है। तो सैथिली स्टील का हमारा जो सैथिली लूप है ये पतला होता है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो जो स्टील है, स्टील का क्योंकि ये पतला हो रहा है तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस, हमें ये पता चलता है कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो रहे हैं। हिस्टैरिसीस लॉस कम हो रहे हैं तो इसीलिए जनरली जब हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो उस समय हम लोग किस मटेरियल को चूज करते हैं? स्टील को चूज करते हैं। ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट यदि नहीं बनाने हैं तो हम लोग जनरली ऐसे ही यूज कर लेते हैं आयरन का। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि किसका सैथिली लूप कैसा बन रहा है। जिसका सैथिली लूप जितना स्टीपर होगा, जितना पतला होगा, वही मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मोकपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए थर्मोकपल कार्य कैसे करता है? ये दो अलग अलग मटेरियल होते हैं हमारे। ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा मटेरियल मेटल 1 है, ये मेटल ए है और ये हमारा मेटल बी है। ये मेटल बी है। ठीक है। और इन दोनों को अलग अलग जोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है भाई? यहाँ पे हमने बर्नर से हमने यहाँ पे आग दिया है इस पे। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो अब ये दो अलग अलग मटेरियल हैं तो इन दोनों अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अलग अलग रेजिस्टेंस होगा तो इसका क्या फायदा होगा हमें? इसका फायदा ये होगा कि जो हमारा मेटल ए है, मेटल ए में जो हीट का फ्लो होगा वो अलग होगा और मेटल बी में हीट का फ्लो अलग होगा। दोनों में हीट का फ्लो अलग अलग होगा। इस वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज बनने लगेगा। तो ये किस वजह से हुआ? ये किस प्रिंसिपल पे काम किया, या जो यहाँ पे वोल्टेज बना वो किस प्रिंसिपल के हिसाब से बना? वो बना आपका सी बैक इफेक्ट के कारण। किस वजह से भाई? सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट के कारण। तो जो हमारा थर्मोकपल है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है भाई? सी बैक इफेक्ट पे काम करता है। लेंज लॉ तो हमने आपको बता दिया है, फैराडेज लॉ भी हमने आपको बता दिया है, गॉसियंस लॉ भी बता दिया है कि बंद किसी बंद गोले में चार्ज कितना होता है? किसी बंद गोले में चार्ज की वैल्यू 0 होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। ससेप्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? ससेप्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है? तो हमने आपको एक चलिए मैं एक ही चीज पे एक ही जगह पूरा समराइज कर दे रहा हूं। देखिए Z इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखिए आप लोग, R प्लस जे एक्सएल। ठीक है। इसका रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? देखिए ये क्या है? ये है आपका इंपीडेंस,
ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस और ये क्या है भाई, ये है आपका रिएक्टेंस, ये है आपका रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब हमारा जो जेड है, जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस, या इसका रेसिप्रोकल कह लीजिए। और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ससेप्टेंस होता है, ससेप्टेंस। ठीक है, इस इसको बस एक जगह आप लिख लीजिए तो ये हमेशा के लिए आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बंदा बीटेक भी किया होगा ना, उससे भी यदि आप जाके अचानक से पूछ दोगे कि ससेप्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी ससेप्टेंस की यूनिट बताने में। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को बच्चा से समझा ही नहीं है, ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब देखिए मैं इसके यूनिट भी आपको बता रहा हूँ, यूनिट भी 1 मिनट के अंदर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि हाँ सर इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना भी हमने लिखा है, यहाँ पे हमने जितना भी लिखा है, इन सभी का यूनिट क्या होगा, इन सभी का यूनिट ओम होगा। क्या होगा भाई, सभी का यूनिट ओम होगा। रिएक्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, इंपेडेंस की यूनिट ओम। ठीक है, अच्छा एडमिटेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, एडमिटेंस को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ससेप्टेंस को किससे डिनोट करते हैं भाई, ससेप्टेंस को हम लोग प्लस माइनस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, यहाँ पे बी से हमने डिनोट कर दिया। तो अब इनका यूनिट क्या बनेगा, तो इन सभी का यूनिट क्या बन जाता है, इन सभी का यूनिट बन जाता है महो। क्या बन जाता है, महो। ठीक है, इसका तो ओम बना इन सभी का, और इन सभी का बनता है महो। यदि मैं एडमिटेंस का आपसे यूनिट पूछूं तो एडमिटेंस का यूनिट हो जाएगा महो। ठीक है, यदि मैं कंडक्टेंस का पूछूं तो इसका भी महो, यदि मैं ससेप्टेंस का पूछूं तो इसका भी महो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक ही जगह पे हमने सारी चीज आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और सबका यूनिट भी बता दिया। तो ये कंसेप्ट बस आप लोग एक जगह कहीं पे नोट जरूर कर लीजिए, ये चीज आपके एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में काम आने वाली है। नहीं नोट करेंगे तो जिस दिन एग्जाम में आप बैठेंगे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और किसी का भी यदि इसमें से यूनिट पूछ दिया तो उस दिन सनी सर की ये बात याद आएगी, आपको कहेंगे कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बताया था, हमने उसको नोट नहीं किया था। ठीक है, तो ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अब आप आसानी से बता लेंगे। ससेप्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, ससेप्टेंस रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। और एडमिटेंस किसका रेसिप्रोकल है, इंपीडेंस का। ये 3 क्वेश्चन यहां से बने। यहां से कम केवल इतने से ही, केवल इतने से ही 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो केवल आप इतनी बातें, 6 बातें याद रख लेंगे तो आपको आसानी से किसी भी क्वेश्चन, जो इसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना। तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरे भाई, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, हेनरी। ठीक है, ओम किसका यूनिट है, ओम आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है भाई, ये तो फोर्स का है ना, फोर्स का। टेस्ला किसका है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये आपका यूनिट है। किसका भाई, ये यूनिट है, इसका यूनिट है टेस्ला। और इसका एक यूनिट और क्या बन जाता है, एक यूनिट इसका बन जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर एक नए जोश के साथ।